स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फॉर यू क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का एक और टॉपिक लेंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था और दर्पण में प्रकाश का एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है जिसको हम लोग परावर्तन की घटना कहते हैं। तो इसी दर्पण के माध्यम से हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन की घटना को देखे थे और अलग अलग प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण का यूज किस प्रकार से किया जाना चाहिए और दर्पण से जुड़ी हमें किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने उस वीडियो में बात किया था। प्रकाश की एक और घटना देखने को मिलती है और इस चैप्टर में हमें दिया गया प्रकाश में बहुत सारी घटनाओं को हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमें इस चैप्टर में दो ही घटना के बारे में बात करने के लिए दिया गया है। एक तो परावर्तन का और दूसरा मेरा अपवर्तन का। परावर्तन की घटना को देखने के लिए हम दर्पण का तो पढ़ लिए थे, लेकिन एक और घटना को पढ़ने के लिए हमें दिया गया जिसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इस अपवर्तन की घटना को देखने के लिए हमें इसी लेंस का जरूरत पड़ता है। तो लेंस क्या है भाई? लेंस का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? लेंस से भी क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं? यदि लेंस से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही सब चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं लेंस। ये लेंस क्या होती है? तो लेंस एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जिनसे होकर के प्रकाश से गुजर सकता है, जहाँ पर हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात आता है कि अपवर्तन क्या होती है। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका दिशा, उसका वेग, उसका तरंगदैर्घ्य ये सब परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसका दिशा और वेग परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते थे, उसी प्रकार से प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका दिशा, उसका वेग जो है वह परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर बात आता है माध्यम। माध्यम कहने का मतलब यही होता है कि प्रकाश जहाँ से गुजर सकता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं माध्यम। ये प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने परावर्तन का दो नियम पढ़े थे। यहाँ पर हम लोगों को प्रकाश के अपवर्तन में भी हम लोगों को दो नियम का पालन करना पड़ता है, जिसमें पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण की ज्या जिसको साइन आई बोलते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या जिसको साइन आर कहते हैं, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक नियत होता है जिसको हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं या फिर अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो या फिर स्नेल का नियम से भी हम उसे जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम के रूप में हमने इस लेंस को लिया। तो लेंस क्या है? एक माध्यम है जिनसे प्रकाश गुजर सकता है और इन्हीं से हमें प्रकाश का अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो इस लेंस का उपयोग करके हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना को भी देखते हैं और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लेंस क्या है भाई? इसका सबसे पहले डिफिनेशन की अगर बात किया जाए, ये लेंस क्या होती है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिनके दो अपवर्तक सतह होते हैं। मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से दर्पण में परावर्तक सतह होता है वैसे ही लेंस में अपवर्तक सतह होता है। देखिए, ये मेरा एक अपवर्तक सतह हो गया और ये भी मेरा एक क्या हो गया? अपवर्तक सतह होता है। तो दर्पण को हम लोग इस प्रकार से, तो हम लोग लेंस को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिनके दो अपवर्तक सतह होते हैं और उन दोनों अपवर्तक सतह में से कम एक अपवर्तक सतह वक्र होना चाहिए, टेढ़ा होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए, उसे हम लोग लेंस कहेंगे। यदि हम लोग कोई एक कांच को लाएंगे इस प्रकार से और दोनों ही अपवर्तक सतह, ये भी एक प्रकार का अपवर्तक सतह है और ये भी मेरा क्या है? एक अपवर्तक सतह है, लेकिन दोनों ही अपवर्तक सतह समतल है, इनमें से एक भी मेरा अपवर्तक सतह वक्र नहीं है, तो हम इसे लेंस नहीं कह सकते। लेंस होने के लिए उसका एक अपवर्तक सतह का वक्र होना जरूरी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और इसी लेंस में हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। देखिए, लेंस बहुत प्रकार का होता है। अगर हम लोग बात करें, एक अपवर्तक सतह आपका समतल हो सकता है, दूसरा अपवर्तक सतह आपका उत्तल हो सकता है। तो इस प्रकार से समतल और उत्तल, उत्तल का मतलब क्या होता है? जिसका अपवर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ रहता है, उसे हम लोग उत्तल कहते हैं। और जिसका अपवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, इस तरह से धंसा हुआ रहता है, उसे हम लोग अवतल बोलते हैं। ये तो दर्पण में हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो हमारा समतल हो सकता है और उत्तल। समतल अपवर्तक सतह, समतल अपवर्तक और उत्तल अपवर्तक से मिल करके समतल उत्तल हम लोगों को लेंस बनाया जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का हमारा लेंस हुआ। एक हमारा इस प्रकार से लेंस बन सकता है कि इधर से इसका जो पहला अपवर्तक सतह है ये भी मेरा उत्तल है,
दूसरा अपवर्तक सतह ये भी मेरा उत्तल हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ से उत्तल हो सकता है, जिसको द्विउत्तल या फिर हम लोग जनरली नाम इसको उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। आपका इस प्रकार से भी लेंस हो सकता है कि एक तरफ से आपका समतल लेंस, एक तरफ से आपको समतल अपवर्तक सतह देखने को मिलता है, दूसरी तरफ से आपको अवतल अपवर्तक सतह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से समतल अवतल लेंस भी हम लोगों को मिल सकता है। फिर हो सकता है कि इधर से भी मेरा अवतल अपवर्तक सतह देखने को मिलेगा और इधर से भी हमारा अवतल अपवर्तक सतह ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से अवतल अपवर्तक सतह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार बने लेंस को हम लोग द्विअवतल लेंस के नाम से जानते हैं। हम जो इस चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ना ही इस समतल उत्तल के लेंस के बारे में पढ़ेंगे और ना ही समतल अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ इस दो लेंस के बारे में पढ़ेंगे, द्विउत्तल लेंस जिसको उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं और द्विअवतल लेंस जिसको हम लोग सिर्फ अवतल लेंस से जानते हैं। इन दोनों लेंस के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ इन दो लेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमें लेंस को कितने टाइप में बांटे हैं, एक दो टाइप में, एक तो उत्तल लेंस और एक होता है मेरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को ही कभी कभी हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब बात आता है कि इसे क्यों जानते हैं, कि इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, आपको पता ही होगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए, हम कब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, उत्तल लेंस का एक गुण होता है कि कोई भी अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को वो एक जगह पर समेटने का गुण रखता है, जो स्पेशल रहता है इस लेंस में। इस लेंस में स्पेशल हमें देखने को मिलते हैं कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को, तो देखिए, हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और इसका यूजेज क्या है हमारी ज़िंदगी में, ये भी हम जानने वाले हैं। चलिए, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एक विशेष से अलग ही महत्वपूर्ण गुण देखने को हम लोगों को मिलता है। पहला गुण ये होता है कि यह लेंस जो होता है अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर समेटने का काम करती है। वो जितने भी समांतर आ रही, इस लेंस के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण आएंगे, प्रकाश की किरण आएंगे, उन सभी किरणों को वो क्या कर देगा, आ रहा था सीधा और यहाँ पर देखिए मोड़ दिया और एक बिंदु पर जमा कर दिया। ये भी किरण आ रहा था, उसको मोड़ करके एक बिंदु पर, ये भी आ रहा था मोड़ करके एक बिंदु पर, ये इसको भी मोड़ करके एक बिंदु पर, ये भी जा रहा था सीधा और इसे मोड़ करके एक बिंदु पर, यह एक ही बिंदु पर समेटने का काम कर रही है और इस एक बिंदु पर समेटने का काम कर रही है, जमा करने का काम कर रही है, अभिसरित करने का काम कर रही है। इसीलिए इस लेंस को एक विशेष पद की दर्जा दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करने का काम करती है। मतलब प्रकाश की किरण जो यहाँ पर आ रहे थे, उसके पथ को क्या करता है, वो थोड़ा सा झुका करके एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है और इसका बहुत यूज है हमारी ज़िंदगी में, ये हम जानने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अवतल जो हमारा लेंस होता है, इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए, इस लेंस का भी अपना एक महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को यह क्या करता है, आ रही प्रकाश की किरणों को जैसे ही लेंस में प्रवेश करेगा, यह अपवर्तित कर देगा। मैंने आपको अपवर्तन के बारे में बताया कि अपवर्तन में यही होता है कि आ रही प्रकाश की किरणों का दिशा, उसका वेग, उसका तरंगदैर्घ्य, ये सब परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये किरण है, वैसे तो ये सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन स्केल का यूज न करने की वजह से टेढ़ा हो गया होगा। देखिए, तो ये अवतल लेंस क्या करता है कि आ रही प्रकाश की किरणों का जैसे ही वो इस अवतल लेंस में प्रवेश करता है, जाना था उसको सीधा इस प्रकार से, लेकिन वह मुड़ करके उसको अपने रास्ते से अलग कर दिया और इस तरह से उसको भेज दिया, फैला दिया। इधर से जा रहा था, इसको भी फैला दिया और जितने भी किरण यहाँ पर आएंगे सबको फैला देगा। बहुत सारे किरण को अगर लेकर के आएंगे तो यह फिगर ही हम लोगों को बहुत सारा जमावट देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने दो ही किरण का प्रयोग किया। ये अवतल जो लेंस होता है वो अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को जैसे ही प्रवेश करता है लेंस में, उसका अपवर्तन कर देता है और उसको फैला देता है। इसी फैलाने की गुण को ही हम लोग क्या अपसारी का गुण कहते हैं, अपसरण करना, अपसारित करना कहते हैं। तो अवतल में जो है किसी अनंत से आ रहे प्रकाश की किरणों को फैलाने का गुण पाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है हमारे जीवन में। तो हमारे ज़िंदगी में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है, मानव नेत्र में नेत्र दोष पाए जाते हैं। नेत्र दोष पाए जाते हैं। नेत्र दोष बोले तो दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं। दृष्टि दोष दो टाइप का होता है, ये आपको पता है। एक तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष, एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। और भी होता है, जैसे मैं आपको बोलते हैं
जरा दूरदृष्टि दोष, अबिंदुकता, इस प्रकार से बहुत सारे नेत्र दोष होते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए हम इन्हीं दो लेंस का उपयोग करते हैं। अब ये दो लेंस का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष ये लेंस हमारा दर्पण लेंस का चैप्टर हमारा नेत्र में कैसे आया, क्योंकि आपको बता दूं आपका जानकारी के लिए, जो हमारा नेत्र होता है वहाँ पर जैसे कोई भी वस्तु का हम लोग देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है रेटिना पर। उस रेटिना पर बनने से पहले इस यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जा रही है उसको हमारे एक नेत्र का लेंस होता है, जिसको हम लोग जो हमारे पेशी से बना हुआ एक उत्तल लेंस बना होता है, उस लेंस से पार होना पड़ता है। तो उस लेंस से पार होकर के इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसका प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तभी जाकर के हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से दूर भी बनेगा तब भी हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। रेटिना पर न बन करके रेटिना से अगर सामने बन जाता है तब भी हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। वही होता है हमारा नेत्र दोष में। निकट दृष्टि दोष में ही होता है कि निकट की वस्तु हमको स्पेशल बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई तो देगा, लेकिन दूर के वस्तु हमारा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु से आ रही, जैसे कि मार्कर हो गया, इससे आ रही, ये मार्कर हो गया, इससे प्रकाश की किरण आ रही हमारे नेत्र में, तो वैसे ही मेरा मार्कर है, ये इस मार्कर से प्रकाश की किरणें आ रही है, और यही मेरा हो गया नेत्र का लेंस, हमारा जो आंख में पाया जाना लेंस, इससे प्रकाश अपवर्तित होकर के ये हो गया मेरा रेटिना, जो यहाँ पर होता है आपको पता ही होगा। इस रेटिना पर इसका प्रतिबिंब न बन करके रेटिना के सामने आ जाता है, रेटिना के निकट आ जाता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इस वस्तु का प्रतिबिंब को हमें रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना पर न बन करके रेटिना के सामने बन गया है, तो क्या यह व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा स्पष्ट रूप से? नहीं देख पाएगा। अब हमें इसको संशोधित करने के लिए इन्हीं दो लेंसों में से एक लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। अब कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, देखिए प्रकाश की किरणों को यहाँ पर हमको क्या करने का ज़रूरत है, इन दोनों किरणों को थोड़ा सा हमें अगर फैला देते हैं, थोड़ा सा फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो प्रतिबिंब का निर्माण इसका सामने हो रहा है, अगर इसे हम फैला देते हैं तो थोड़ा दूर चला जाएगा और हमारा रेटिना पर जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस का जरूरत पड़ेगा, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का? तो हम बोलेंगे इस अवतल लेंस को, यानी कि यदि हम इस अवतल लेंस को इस जगह पर लगा देते हैं, इस जगह पर लगा देते हैं, तो यह क्या करेगा, इस किरण को थोड़ा सा फैला देगा, और थोड़ा सा फैलने की वजह से जो यहाँ बन रहा था अब थोड़ा आगे में मिल जाएगा, और आगे में अगर मिल गया तो उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर मिलेगा, वो रेटिना पर, और वो रेटिना पर जैसे ही उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनेगा वैसे हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम इस अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग गॉगल्स चश्मा पहनते हैं ना, आप देखे होंगे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे गॉगल्स पहन के आते हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसी को यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए वो निवारण किस प्रकार से करता है। यदि हम क्या करेंगे, हमारे नेत्र के आगे में इस अवतल लेंस को लगा देते हैं, तो यह लेंस क्या करता है, इस वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को जैसे ही वह हमारा चश्मा से जहाँ पर अवतल लेंस लगा हुआ है, वह अवतल लेंस क्या करेगा, आ रही प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैला देगा, और यह थोड़ा सा फैलाने की वजह से क्या हो गया, लेंस थोड़ा सा फैलाने की वजह से यह जो लेंस में प्रवेश करेगा, यहाँ पर पहले आ रहा था थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाएगा, और ऊपर ये फैला दिया, मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर बनने की इसका प्रतिबिंब जो हमारा यहाँ पर बन रहा था अब क्या बनेगा, थोड़ा सा दूर में बनेगा, थोड़ा सा दूर गया मतलब बन गया कहाँ पर, उसका रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर बनेगा तो हम उस वस्तु का आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस लेंस का प्रयोग करके, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करके हम अपने निकट दृष्टि दोष जैसे जो नेत्र दोष होता है उसको दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम उत्तल लेंस का भी यूज करके दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो उसी दोष को दूर करने के लिए हम लोग इसी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दूर दृष्टि में क्या हो जाता है, देखिए जब कोई भी ये मार्कर हो गया, ये मार्कर है, ये मेरा नेत्र है, तो यहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें, इस मार्कर से आ रही प्रकाश की किरणें जब आती है और हमारे लेंस पे प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसका अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन होने के बाद क्या हो जाता है, ये यहाँ पर सभी किरणों को यहाँ से उड़ना था, लेकिन ये फैल पार हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको झुकाना पड़ेगा। अब फैल गया, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको झुकाएंगे, यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे झुकाएंगे, इसको और थोड़ा सा अभिसरित करने का हम लोग को जरूरत है। तो हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस उत्तल लेंस को यदि हम इस जगह पर रख देते हैं
तो क्या होता है कि यहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें ये थोड़ा सा इसको सिकोड़ देगा और ये लेंस क्या करेगा, नेत्र का लेंस जो है ये और थोड़ा सा इसको सिकोड़ देगा इस तरह से। अब जो इसका दूर में बनने वाला प्रतिबिंब था, ये जो इसका दूर में बनने वाला प्रतिबिंब जो यहाँ पर बन रहा था, अब उसका रेटिना पर बन जाएगा और इस प्रकार से हमारा दूरदृष्टि दोष का निवारण भी हम लोग इन दोनों लेंसों के माध्यम से करते हैं। तो यही सारा महत्व है हमारे जीवन में ये दो लेंसों का। आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और उसका यूज हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, और जो अवतल लेंस होता है उसका यूज क्या होती है और इसे अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये आपको समझ में आएगा कि अवतल जो लेंस होती है हमारा दो टाइप का होता है, एक अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। आपको और ज़रूरत है आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो भी हमारा लेंस बनता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने दर्पण में कहा था इसका फोकस दूरी होती है, उसका वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होती है। उसी प्रकार से लेंस का भी अपना फोकस दूरी होती है, उसका वक्रता केंद्र होता है। देखिए लेंस जो बनता है वो दो गोले से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका अलग वक्रता केंद्र पाया जाएगा और इसका अलग वक्रता केंद्र पाया जाता है। उसी प्रकार से लेंस पर भी कोई वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें भी हम लोग उनके या तो वस्तु दूरी लेंस के जितने दूर हम किसी वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण कराएंगे उसी दूरी कहते हैं, जिसको यू से दिखाते हैं। लेंस के से कितनी दूरी पे बन रहा है या फिर सामने बन रहा है, जहाँ पर भी बन रहा है, जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसे हम लोग प्रतिबिंब दूरी भी से दर्शाते हैं। और लेंस के इस ध्रुव नहीं बोलेंगे, इसको ध्रुव नहीं बोला जाता, इसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। जिस प्रकार से दर्पण के इस बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते थे, उसी प्रकार से लेंस का जो यहाँ पर बिंदु होता है उसी को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और इस प्रकार से इस दोनों ही लेंस का क्या होता है, अपना एक फोकस दूरी भी होता है और उसका एक अपना प्रतिबिंब दूरी भी होती है। इन तीनों ही वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को मिला करके एक सूत्र का निगमन किया जाता है, जिसको हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस में पढ़े तो लेंस सूत्र कहेंगे और दर्पण में पढ़ेंगे तो दर्पण सूत्र कहते हैं। तो इन्हीं तीनों के बीच का एक संबंध पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। उसको मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा। इससे पहले हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, जो भी आपका चिन्ह परिपाटी होता है, चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था जो दर्पण में, वही वाला चिन्ह परिपाटी यहाँ पर भी काम करता है। आपको एक दो ही चीज़ रखना है कि अवतल में सब माइनस होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या, जितना भी सब कुछ माइनस होता है। एक कंडीशन में प्लस होता है, और वो कब होता है, यदि वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच के में रखा जाता है, तब उसका जो है एक कंडीशन में प्रतिबिंब के जो है वो हमारा प्लस में आता है। नहीं तो अवतल में सभी माइनस होता है, चाहे वो वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो या फिर आपका फोकस दूरी हो। उत्तल में सब प्लस होता है, उत्तल में सभी प्लस होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी या फिर कोई भी दूरी हो। लेकिन इसकी वस्तु दूरी जो क्या होती है, इसकी वस्तु दूरी हमेशा माइनस होती है, माइनस होती है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों का वस्तु दूरी माइनस में होती है। उसके बाद जितनी भी अवतल होती हैं सब माइनस होती है, एक कंडीशन में प्लस होता है। जितने भी उत्तल होते हैं सब प्लस होते हैं, एक कंडीशन में माइनस होती है, और वो होता है मेरा वस्तु दूरी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा समझ में आ गया। हाँ, और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो दर्पण बनती है, जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब आपका दो टाइप का बनता है। एक तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या फिर आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस में उतना यहाँ पर कंफ्यूज होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब दो टाइप का, एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपको पता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, जो अवतल यहाँ पर लेंस बनेगा, याद रखिएगा, जो अवतल लेंस होता है इसमें जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कभी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, वो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु की ओर, अगर वस्तु इधर रखी है ना तो वस्तु की ओर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वस्तु की ओर ही इसका प्रतिबिंब बनता है, और डॉट से बना है, मतलब ये आभासी होता है और काल्पनिक होता है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होती है, आभासी होती है, वस्तु की ओर बनती है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। कभी भी अवतल लेंस में वस्तु का उतना बड़ा ही भी नहीं बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर कैसा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अवतल भी देखने को मिलेंगे, वास्तविक भी देखने को मिलेंगे, और एक जगह पर आपको काल्पनिक देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब देखते हैं हम कुछ फार्मूला भी हमें कुछ फार्मूले भी होते हैं जो इस लेंस से जुड़ी होते हैं और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, उसको देख लेते हैं। चलिए, इस लेंस से जुड़ी कुछ फार्मूले को हमको याद रखना पड़ता है और वो फार्मूला हमारा इस प्रकार से है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध बनता है जिसको हम लोग लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं और वो सूत्र होता है हमारा A1/F = 1/V - 1/U होता है। यहाँ पर F क्या है, V है और U क्या है आपको पता ही होगा। आवर्धन निकाल, जिस प्रकार से दर्पण में हम आवर्धन निकालते हैं, आवर्धन का मतलब होता है जो प्रतिबिंब का साइज है वो हमारे वस्तु की साइज से कितना गुना बड़ा है, छोटा, यही हमारा आवर्धन है। ये निकालने का फॉर्मूला आपको जिसमें दर्पण में पढ़े थे -V/U और लेंस में आपको पढ़ना है V/U, माइनस हट जाता है। और यहाँ पर जो होता है ये अनुपात बराबर होता है हमारा वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये कभी कभी हमारा काम आता है, यदि वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है और ये दोनों चीज़ दिया हुआ है तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और लेंस की क्षमता। कभी भी हमारा कोई नेत्र दोष हो जाता है तो हम कोई भी अंदाजी का अवतल को उठा करके नहीं लाएंगे और हमारा नेत्र दोष को ठीक नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको लेंस की क्षमता निकालना पड़ता है कि कितने दूर के वस्तु को वो ठीक से नहीं देख पाता है। इस प्रकार से गणना किया जाता है जिसको हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इस लेंस की क्षमता से उस लेंस की क्षमता निकाला जाता है और उसके रिक्वायर्ड के अनुसार हम उस नेत्र के सामने इस प्रकार से ग्लास को, यानी कि गॉगल्स को उसके सामने रखते हैं, चश्मा को लगाते हैं। इसे लेंस की क्षमता को निकाल करके आपको पता होगा, आपके दोस्त लोग जो पहनते हैं या तो आपको माइनस पावर, ये मतलब पावर है ना, तो माइनस पावर वाला आपका चश्मा पहनता होगा या फिर आपका प्लस पावर वाला, वो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से इतना ही दूर में रखते हैं और अभी मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स पे इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपको ये सारा चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए। देखिए आपका सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया जाएंगे। अब इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वही होता है कि सबसे पहले हमें चुनना पड़ेगा। जिस प्रकार से दर्पण चुन रहे थे, यहाँ पर लेंस चुनेंगे। ये लेंस मेरा क्या है? लेंस। कौन सा लेंस के बारे में बात किया जा रहा है? फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस। देखिए इस उत्तल लेंस, कभी कभी आपको क्या करेगा, इस उत्तल लेंस की जगह पर उत्तल लेंस ना लिख करके आपको अभिसारी लेंस भी लिख दे सकता है। तो आपको समझ जाना है अभिसारी लेंस के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब वो उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा लेंस है? तो लेंस है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी इसका चुनना। उससे पहले होता है कि चिन्ह परिपाटी को लगाना। वस्तु दूरी, चूंकि उत्तल में सब प्लस होता है वस्तु को छोड़ करके, वस्तु दूरी माइनस में होगा, बाद बाकी ये सब किस में होगा? प्लस में होगा। ये भी किस में होगा? तो ये भी मेरा प्लस में ही होगा। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर के किसी उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर, वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी, यानी कि इसका प्रतिबिंब दूरी को ज्ञात करना है हमें। चलो प्रतिबिंब दूरी सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि स्थिति बोले तो वही प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब दूरी पूछा है, प्रकृति बाद में ज्ञात करेंगे और आकार भी हम लोग बाद में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इतना जब करने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा सूत्र को लगाना। सूत्र तो एक ही हमारा लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या है? 1/x = 1/v - 1/u, यही हमारा लेंस सूत्र है। यहाँ पर बैठाएंगे 1/f का मान कितना दिया हुआ है, 1/v का मान तो पूछा है और 1/u का मान कितना दिया हुआ है। देखिए u का मान दिया हुआ है हमको कितना? माइनस में 10, f का मान दिया है प्लस का 15। अब क्या करेंगे? बराबर की इस पर उठा कर लाएंगे। उठाने से पहले इस दोनों कंडीशन पर आप हमेशा याद रखिएगा, ये माइनस तो माइनस ये प्लस हो जाता है। प्लस होने के बाद जब इसको इधर लाएंगे तो ये इधर बचेगा 1/v, ये इधर ही बचेगा, इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 1/15 - 1/10। तो 1/v = क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा 30 हो जाएगा। तो 2 - 10 × 30, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 × 30 तो 3 कितनी? 15 दूनी 30, ये 2। तो 1/v = क्या हो जाएगा? -1/13, यानी कि v = कितना आ गया? v = आ गया मेरा -13। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया? -13। प्रतिबिंब दूरी हमारा आ गया। अब प्रतिबिंब मेरा किस में आया भाई? इस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। जब भी आया मेरा किस में आया? माइनस में आया। कौन सा लेंथ था? उत्तल था।
उत्तल में मेरा माइनस आया भी, उत्तल में माइनस आया भी। अच्छा, एक जगह पर हमें थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर कहा कि अवतल में सब माइनस होता है, उत्तल में सब प्लस होता है। एक कंडीशन में माइनस होता है और इसमें भी मेरा एक कंडीशन में प्लस होता है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों का दर्पण में तो ठीक बैठता है, लेकिन लेंस में हमारा नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई अवतल में मैंने आपको अभी बताया कि अवतल में जो भी अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो हमेशा वस्तु की ओर ही होगा। यानी कि अवतल में जो भी मेरा प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो मेरा क्या होगा, इधर अगर वस्तु को रखेंगे तो इधर ही मेरा प्रतिबिंब का भी निर्माण होगा और वस्तु से छोटा होगा। यानी कि और यही हमारा अगर अक्ष होता है, मुख्य अक्ष या फिर काडी, यहाँ पर अगर हम लोग कार्तिक तल को दिखाएंगे तो इधर वाला मेरा क्या होता है, प्लस होता है और इधर वाला हमेशा माइनस होता है। और उत्तल में अगर बात करें तो उत्तल में यदि हम लोग वस्तु को यहाँ पर रखें, चाहे यहाँ पर रखें, चाहे यहाँ पर रखें, तो सारा प्रतिबिंब हमारा इधर ही बनता है। मतलब उत्तल में सारा प्रतिबिंब मेरा क्या प्लस की ओर ही बनता है। इसलिए मैंने कहा कि उत्तल में सारा चीज़ प्लस होता है। लेकिन एक कंडीशन को मैंने भूल गया था कि यदि हम वस्तु को जिस प्रकार से उसमें, यानी कि लेंस दर्पण में जिस प्रकार से हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रख रहे थे, तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा था, इस तरह से हमें इस साइड बन रहा था। यानी कि वो माइनस में आ रहा था, वह प्लस में आ रहा था। उसी प्रकार से लेंस में यदि हम वस्तु को इस जगह पर रखेंगे ना, तो इसका प्रतिबिंब जो हमारा इस प्रकार से निर्माण होगा। यहाँ से तो ये चला जाता है और ये चला जाएगा मेरा फोकस से होते हुए, सॉरी थोड़ा सा, ये मेरा चला जाएगा फोकस से होते हुए। ये हमारा चला जाएगा फोकस से होती है। एक किरण आपका प्रकाश के केंद्र से होकर के चला जाता है और इस प्रकार से ये जो प्रतिबिंब हमारा मिलेंगे कहीं ना कहीं इसी साइड में हमारा प्रतिबिंब को देखने को मिलता है। यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण यदि हम लोग वस्तु को इसके फोकस और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो उत्तल में भी हमारा एक कंडीशन में जो है प्रतिबिंब माइनस में आ सकता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पर बनता है, वो वस्तु की ओर ही बन रहा है। तो इसलिए से उत्तल में एक कंडीशन में मेरा माइनस प्रतिबिंब आ सकता है, प्रतिबिंब दूरी उत्तल में भी माइनस आ सकता है। और इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं कि उत्तल में जो है वो कभी भी मेरा प्लस में आ ही नहीं सकता। अब यहाँ का कंडीशन मेरा इस उत्तल में यूज हो जा रहा है, नहीं अवतल में जो यहाँ पर कंडीशन बदल रहा था वही कंडीशन मेरा उत्तल में बदल रहा है। इसलिए यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब दूरी मेरा माइनस में आ गया, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब मेरा किस में आ गया, माइनस में आ गया। यानी कि हम वस्तु को कहाँ पर रखें, तो वस्तु को यहाँ पर रखें। अब अगर हमको इसका बोलता है कि इसका डायग्राम बनाएं, यानी कि लेंस बना करके इसका डायग्राम बनाने के लिए बोलता है, तो हम क्या करते, यही डायग्राम ठोको यहाँ पर बना देते। यानी कि हम क्या लिखते, वस्तु दूरी, वस्तु यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको जो 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारा इस फोकस और इस प्रकाशीय केंद्र के बीच में लेते, यहाँ से लेते, और यहाँ का वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ जो मेरा प्रतिबिंब दूरी है -30 सेंटीमीटर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर लेते। फोकस दूरी अगर यहाँ से यहाँ की दूरी हम कितना लेते, वो मेरा 15 सेंटीमीटर। आपको ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि इसको सॉल्व करने के साथ साथ आपको इस डायग्राम को भी बनाने के लिए कहता है। तो आपको यदि न्यूमेरिकल समझ में आता है तो आप इसको आराम से डायग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। अब प्रकृति के बारे में बात करेंगे। स्थिति, तो स्थिति मेरा क्या हुआ, दर्पण लेंस के सामने स्थिति क्या हुआ, स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर, कहाँ पर, लेंस के सामने, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा है। प्रकृति के बारे में अगर बात की, प्रकृति का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बना वो मेरा वास्तविक बना, उल्टा बना, सीधा बना, किस प्रकार से बना। तो देखिए जनरली जो उत्तल लेंस होता है वहाँ पर प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। लेकिन यह भी हमारा जो प्रतिबिंब है, यानी कि अभी इस कंडीशन में यदि हम वस्तु को इस फोकस के बीच और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मेरा सीधा ही बन रहा है। तो प्रकृति मेरा क्या होगा, आभासी बनेगा और मेरा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। हम सीधा उसे ही समझते हैं जो काल्पनिक है, जो आभासी है कि नहीं। तो प्रकृति समझ में आ गया, ये आभासी और सीधा बन गया। अगर हम लोग बात करें इसकी प्रकृति आकार का, आकार, आकृति, या फिर इसको बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का सूत्र हमने बता दिया था, ये होता है मेरा V/U, सीधा सा फॉर्मूला होता है V/U। बैठा देंगे, प्रतिबिंब दूरी मेरा कितना आया, अभी आया माइनस का 30 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी कितना है, ये माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये खत्म, यानी कि 10 × 10, 10 × 30, यानी 3 गुना
जो मेरा मैग्नीफिकेशन है वो मेरा कितना गुना आ गया, 3 गुना आ गया। 3 गुना कहने का मतलब है यदि वस्तु की ऊंचाई, इस वस्तु की ऊंचाई अगर मेरा 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, चलिए अगर इस वस्तु की ऊंचाई मेरा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर अगर वस्तु है तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा इस 3 का 3 गुना मतलब 9 सेंटीमीटर बनेगा। मतलब ये जो प्रतिबिंब बना वो मेरा कितना बनेगा, 9 बनेगा। अगर हम इसको 4 लेते हैं तो 4 का 3 गुना यानी कि 4 तिया प्रतिबिंब जो बना कितना, वो 4 तिया 12 सेंटीमीटर का बनेगा। इसी गुण के वजह से हम लोग जो वो जो कंपास में आप लोग उनको ज्योमेट्री बॉक्स रहता है उसमें एक लेंस देखने को मिलता है ना, गोल गोल सा, वही लेंस, वो जो लेंस होता है वो इस लेंस इसी का काम करता है कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब या फिर वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाने का काम करता है। अगर दूर करते हैं तो दूर करते करते हम लोग क्या, कभी कभी बड़ा भी दिखाई देने लगता है और कभी कभी छोटा भी दिखाई देने लगता है। कभी कभी बड़ा देखने को मिलता है, कभी कभी छोटा। तब तो हम सामने दूर करके देखते हैं। देखिए अगर दूर करना रहेगा तो हम लोग उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल का हम लोगों ने उसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में बात किया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वीडियो हमारा बहुत सारा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं ना कि इसको यहीं पर हम लोग रख देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें कोई भी ये सारा चीज़ बताएंगे नहीं, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स को ही सिर्फ करने वाले हैं, मतलब 5, 6, 7 जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारा बनेगा वो सारा न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।